Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Nisar Ahmed and I'm your physics teacher. तो आज हम NMD CAT का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस करना है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, दैट आर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में देखेंगे बच्चों, एम्पेयर्स लॉ के बारे में देखेंगे, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू सोलिनॉइड के बारे में देखेंगे एंड फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म. तो बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इट विल बी द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस. और आपको पता है मूविंग चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, ठीक है. अब इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. अब सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था बच्चों ऑर्स्टेड ने इन 1820 के अंदर. वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एक्सीडेंटली इसने क्या देखा कि जो करंट जब इसने कंडक्टर में से पास किया तो उस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर वही कंडक्टर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है तो उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी इसको डिस्कस करते हैं बच्चों. तो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अगर उसमें से करंट पास किया जाए बच्चों तो देखा ये क्या है कि उसके अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है. और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इन दी सर्कुलर फॉर्म, ठीक है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक जो सर्कुलर फॉर्म में वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चों. अब ये मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है. अब इसकी जो डायरेक्शन जो स्ट्रेट वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है इसकी डायरेक्शन बच्चों मालूम की जाती है. इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि आइदर द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है बच्चों. तो जो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है जो कि करंट पे डिपेंड करती है उसको हम मालूम करते हैं राइट हैंड रूल की मदद से, ठीक है. तो आइए हम देखते हैं राइट हैंड रूल के बारे में. सो स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रास्प करना है कि आपका जो थंब हो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा. तो जब ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो आपकी जो फिंगर्स कर्ल होंगी वो बच्चों शो कर रही होंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है. तो यहाँ पे राइट हैंड रूल में आपने याद रखना है कि योर थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल्ड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आप देखें बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है चूंकि वो सर्कुलर फॉर्म में बन रही होती है, ठीक है. अब वो सर्कुलर फॉर्म में बन रही है तो हम देखते हैं कि देखें वो सर्कुलर फॉर्म में या तो क्लॉकवाइज बन रही होगी या एंटी क्लॉकवाइज बन रही होगी. तो इसको याद रखने के लिए याद रखना है बच्चों कि अगर जो करंट है हमारे पास वो आउट ऑफ पेज आ रहा हो, अपवर्ड आ रहा हो, मतलब ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट जो आउट ऑफ पेज आ रहा है इसको सामने रखें तो देखिए आउट ऑफ पेज आ रहा है, ठीक है, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन यहां से देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो तो देखें राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारे पास जो फिंगर्स कर्ल होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं बच्चों, ठीक है. तो आपने याद रखना है जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो, आउट ऑफ पेज हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बी होती है बच्चों, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. अब इसका उल्ट हो जाए कि अगर करंट जो है वो इनटू द पेज हो, ठीक है, या डाउनवर्ड फ्लो कर रहा हो, ठीक है, मतलब यहां से करंट जो है आप सामने रखें तो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है, इनटू द पेज आ रहा है, या फिर यहां से देखें तो करंट डाउनवर्ड आ रहा है. तो अब इस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो वही हम मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से. तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इसको आप इस तरह से आप ग्रास्प करेंगे, ठीक है. तो अब आपका जो थंब है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल हो रही होंगी इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बच्चों. तो याद रखना है तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है जब जो है करंट की डायरेक्शन इनटू द पेज हो या डाउनवर्ड हो, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास एक
स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, इसको अभी हमने देखा कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सबसे पहली बात आपने बच्चों याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही थी दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। और वो मैग्नेटिक फील्ड मालूम कैसे करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है बच्चों, और उसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर। क्या मतलब है इसका कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ आ रही है बच्चों, जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेंथ आ रही है, इट डिपेंड्स ऑन द करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब जितना करंट ज्यादा कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब करंट को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी, और अगर करंट हाफ कर देंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चों वो भी हाफ हो जाएगी। और R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, यहां से डिस्टेंस है, तो आपने किसी भी पॉइंट, यहां से किसी भी पॉइंट में आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है तो वो R उसका डिस्टेंस होगा बच्चों, ठीक है। अब वो R जो है, R के साथ इसका रिलेशन जो इनवर्स है, मतलब ये है कि आप जैसे जैसे कंडक्टर से अवे मूव करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चों उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे अवे मूव करेंगे, मतलब अगर आप इसको डबल कर दें, मतलब ये जो हमारे पास R है, हमारे पास डिस्टेंस है, इसको डबल कर दें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चों वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चों, और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो आपने याद रख लेनी है। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब यहाँ पे एक चीज बच्चों जो है, जो गलती करते हैं बच्चे, वो ये है कि वो जस्ट ये वैल्यू याद कर लेते हैं कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, लेकिन वो साथ इसके यूनिट्स जो हैं उसको याद करना भूल जाते हैं। अक्सर ये होता है कि ऑप्शन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है कि ये 4 पाई इंटू 10 की पावर सब में सेम रहता है, 10⁷, लेकिन आगे जो यूनिट्स हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। अब बच्चे जिनको यूनिट्स बड़ी अच्छे तरीके से याद है वो ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं, बाकी बच्चे जो है उसको गलत कर देते हैं। तो आपने बच्चों इस यूनिट्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, ठीक है, इसको याद करते हुए। अब हम इससे रिलेटेड अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट वायर डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास बच्चों क्या है, एमसीक्यूज कहता है अ करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, ठीक है, इन वायर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सीन बिलो द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है। अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते आ रहे हैं और आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे होते हैं, मतलब ये कंडक्टर को देख रहे होते हैं टॉप व्यू से। अब उसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जब आप सीन बिलो द कंडक्टर हो, मतलब अब आपने कंडक्टर को इस तरफ से देखना है। तो बच्चों याद रखना है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हैं, अगर आप अपवर्ड देख रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अब जब आप बिलो द कंडक्टर देखेंगे तो डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अपवर्ड जब आप ऊपर से देख रहे होते हैं तो जो क्लॉकवाइज होता है वो डाउनवर्ड के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने नीचे से देखनी है। अगर आप ऊपर से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन हम नीचे से देखेंगे तो वही क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बच्चों दिस क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना बच्चों कि जब आप ऊपर से देख रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज होती है, जब उसको बिलो द कंडक्टर देखते हैं तो वही हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद देखें बच्चों दूसरा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। कहता है व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर passes थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आप देखें ये हमारे पास कंडक्टर है, तो इससे किसी भी डिस्टेंस के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वो आपको डिस्टेंस गिवन हो, आपको करंट गिवन हो, तो आप बच्चों जो है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ये वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो देखें तो हमारे पास करंट क्या है बच्चों, 2 एम्पेयर है, ठीक है, और हमारे पास जो किस डिस्टेंस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है वो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो जब आप इसकी वैल्यूज पुट करें, ठीक है,
अब इसकी वैल्यूज पुट करें, देखें हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, अगर आप फार्मूला यही लगाएं, देखें आप इसको, आपको पता है ये है हमारे पास म्यू, ये हमारे पास म्यू नोट की वैल्यू ये है, अब इसको पुट करें यहाँ पे, ठीक है। अब आई हमारे पास कितना है बच्चों, आई इज 2 एम्पेयर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। और देखें हमारे पास जो आर है, डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस को आप मीटर में करेंगे बच्चों, तो डिस्टेंस को मीटर में करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 मीटर। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखें अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें, ठीक है, और 0.1 पुट करें, और 4 इधर जो है हमारे पास 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें 2 से कैंसिल, ठीक है। और आप जब देखें ये 0.1 है बच्चों, 0.1 है, तो 0.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 0.1 जो है इसका मतलब होता है, इसको हम यू लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखें बच्चों 10 की पावर माइनस 1 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाके ये पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। अब 10 की पावर 7 प्लस 1, तो बाकी क्या बच गया 10 की पावर माइनस 6, तो हमारे पास बाकी 4 पाई वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इधर क्या बच गया 10 की पावर माइनस 6, तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर बच्चों, दिस वन, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको करंट दे दिया जाएगा, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर लेते हैं। एक और बात बच्चों आपने याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर में पैदा होती है वो इनसाइड द कंडक्टर भी पैदा होती है और आउटसाइड द कंडक्टर भी पैदा होती है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि आपकी बुक में जो डिस्कस किया गया है वो आउटसाइड द कंडक्टर बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों ये बात याद रखना है कि इनसाइड भी पैदा होती है। तो इस तरह से अगर एमसीक्यूज आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रेट कंडक्टर में पैदा होती है तो वो इनसाइड होती है या आउटसाइड होती है, अगर तो दोनों ऑप्शन मौजूद हो तो इनसाइड भी होती है आउटसाइड भी होती है, ठीक है। और अगर दोनों ऑप्शन में, मतलब दोनों ऑप्शन बोथ का ऑप्शन ना हो और आपसे कहा जाए कि बताएं दोनों में से एक चूज करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पैदा होती है या इनसाइड पैदा होती है, तो याद रखना बच्चों आपके सिलेबस में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो आउटसाइड के लिए डिस्कस की गई है, तो आप आउटसाइड के लिए ऑप्शन जो है वो उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो इस तरह इससे रिलेटेड इससे काफी एमसीक्यूज बन सकते हैं बच्चों, इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमने हमारे पास जो वैल्यू आई कैलकुलेशन के जरिए वो आ रही है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, किसी सर्टेन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है, दैट नंबर इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको बच्चों हम मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो मैथमेटिकली देखें मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। फ्लक्स को बच्चों हम इस फाई से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो हम सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे बी लिखते हैं, दैट डिनोट्स दी कि हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, ठीक है। और जब हम डॉट प्रोडक्ट को बच्चों ओपन करते हैं हमें पता है तो दैट कम्स बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पे एक बात आप बच्चों आपने याद रखनी है बड़े अच्छे तरीके से, वो ये है कि यहां पे जो एंगल थीटा आ रहा है हमारे पास, दिस एंगल थीटा, ये एंगल है बच्चों हमारे पास किसके दरमियान है, ये एंगल है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान, ठीक है। अब आपने बच्चों एक बात याद रख लेनी है कि एरिया और वेक्टर एरिया दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि एरिया और वेक्टर एरिया आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। तो ये जो एंगल है थीटा वो हमारे पास एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान, ठीक है बच्चों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एंगल बन रहा होता है प्लेन ऑफ एरिया के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो उसको बच्चों हम नाम देते हैं, ये याद रखना, अल्फा का नाम देते हैं, ठीक है।
नाउ अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों याद रखना है, आपने जब भी अल्फा को मालूम करना है तो अल्फा के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो आप देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको देख सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो सबसे पहले ये है हमारे पास केस ये है कि देखें हमने एरिया को प्लेस करना है और एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रही हूं। तो सबसे पहला हमारे पास ये है कि जब हम एरिया को, ये बात बच्चों याद रखिएगा, एरिया को, सिंपल एरिया को मैं ए से जाहिर कर रहा हूं और वेक्टर एरिया के लिए ऊपर एरो हेड आएगा। ठीक है, तो देखें इसी हमारे पास ये जो एक केस बन रहा है, इसकी दो स्टेटमेंट्स बनती हैं। अब वो दो स्टेटमेंट्स क्या हैं कि जब एरिया जो होगा वो वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब देखें ये जो एरिया है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो ये एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन जब हम वेक्टर एरिया की बात करें तो देखो मैंने आपको बताया कि एरिया और वेक्टर एरिया आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो एरिया अगर ये है तो वेक्टर एरिया जो होगा इसके नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर एरिया होगा बच्चों। ठीक है, अब एरिया, अब वेक्टर देखें तो पहला ऑप्शन ये कि एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और दूसरी ऑप्शन पे क्या बनेगी कि जो वेक्टर एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, स्टेटमेंट डिफर हो जाएगी, एक में एरिया है एक में वेक्टर एरिया है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से बच्चों आपने मेमोराइज करना है। ठीक है, तो देखें जब इस तरह का केस हो कि एरिया परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और हमारे पास वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है दोनों में देख चुके डायरेक्शन सेम है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की। तो बच्चों जो एंगल थीटा बन रहा होगा हमारे पास, एंगल थीटा जो बन रहा है दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, और अगर हम बच्चों फॉर्मूला लगाएं मैग्नेटिक फ्लक्स का बी ए कॉस थीटा, तो थीटा जो हमारे पास 0 डिग्री आ रहा है, और आपको पता है कि जो कॉस थीटा कॉस 0 होता है बच्चों उसकी वैल्यू 1 होती है, वो मैक्सिमम होती है। तो अब कॉस 0 की जगह जब आप 1 लगाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो बाकी बच गया Q, मतलब फाई बी इज इक्वल टू बी ए। और ये बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। तो दो हमारे पास स्टेटमेंट बनती है, कब होता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है जब एरिया परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, दूसरा जब वेक्टर एरिया पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि अब वही जो एरिया जिसको हमने परपेंडिकुलर रखा था उसको अब हम रख देते हैं पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और उसके पैरेलल लगती है। अब देखें इसकी भी दो स्टेटमेंट बनेगी बच्चों। अब एरिया का मतलब एरिया को, प्लेन को आपने रख दिया परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब एरिया ऐसे पड़ा है तो हमें पता है वेक्टर एरिया इसके परपेंडिकुलर होता है, तो वेक्टर एरिया अपवर्ड आएगा। ठीक है, तो जब एरिया को इस तरह से प्लेस करें बच्चों तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन जो वेक्टर एरिया होगा अब उसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड होगी, और इन दोनों के दरमियान अब जो एंगल बन रहा होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसकी देखिए दो स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे आ गई कि अब हमारे पास क्या होगा, जब एरिया को हम पैरेलल प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है। ठीक है, या वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा एंगल हमने जो थीटा लेना होता है बच्चों इन दोनों के दरमियान लेना होता है, और ये यहाँ पे हमारे केस में 90 बन रहा है, और थीटा को जब आप 90 पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा बी ए कोस 90, और याद रखना है बच्चों कोस 90 जो होता है वो हमारे पास 0 होता है। सो कोस 90 0, तो इसका मतलब ये सारा आंसर 0 हो जाएगा। तो इस सूरत में फ्लक्स जो होता है बच्चों वो हमारे पास मिनिमम होता है, कम से कम होता है। ठीक है, अब ये तो हमने मैक्सिमम देख लिया, मिनिमम देख लिया। ठीक है, मतलब एरिया या तो ऐसे प्लेस करो या ऐसे प्लेस करो। ठीक है, अब इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो एरिया आप किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये हमने एक रैंडम डायरेक्शन लिया है कि यहाँ पे हमारे पास एरिया हमने इंक्लाइंड रख दिया है। जब हम एरिया को इंक्लाइंड रखते हैं तो बच्चों वेक्टर एरिया हमारे पास ये आ रहा होता है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आ रही होती है। तो अब इस सूरत में देखें दोनों में एंगल थीटा बन रहा है, तो हमारे पास अगर कोई भी ओरिएंटेशन हो, मतलब इन दोनों के अलावा हो, तो तब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो बच्चों दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा। ठीक है, इस एंगल पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट ये जो चीज है वो आपसे डिस्कस कर चुका हूं बच्चों के जो हमारे पास प्लेन की हम बात करें प्लेन की, तो प्लेन के दरमियान, प्लेन ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है दैट इज अल्फा। तो इसको बच्चों बड़े अच्छे तरीके से याद रख लेना आपने, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम आगे जाके करेंगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आ जाते हैं इसके यूनिट्स पे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो बच्चों याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है दैट इज वेबर, ये वेबर होता है, ठीक है। और फॉर्मूला के मुताबिक देखें मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल आता था बी ए। तो बच्चों बी जो है वो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप बच्चों इसको देखें, इसके अलावा इसका जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अब न्यूटन मीटर को बच्चों हम लिख सकते हैं जाउल के इक्वल, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल। तो ये हमारे पास यूनिट ये भी बनता है कि जाउल इट इज इक्वल टू जाउल पर एम्पेयर। तो ये सारे यूनिट्स आपने याद रख लेने हैं बच्चों, ये सारे यूनिट्स मैग्नेटिक फ्लक्स के हैं। और अगर हम इसको बेस यूनिट्स की शक्ल में लिखें तो हमें पता है बच्चों हमारे पास जो न्यूटन होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में होता है, कि ये न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ठीक है। जब इसकी जगह ये पुट करें तो हमारे पास बेस यूनिट्स में क्या आंसर आता है, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। और ये होते हैं बच्चों हमारे पास बेस यूनिट्स, ठीक है। तो अब इसके कुछ एमसीक्यूज और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक जो हमारे पास यूनिट रह गया है, अच्छा सीजीएस सिस्टम के अंदर बच्चों याद रखिएगा, सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बताना है तो वो बच्चों होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है। ये सीजीएस सिस्टम के अंदर होता है, इसको आपने याद रख लेना है। अब हम देखते हैं बच्चों के चेंज इन फ्लक्स का क्या मतलब होता है। चेंज इन फ्लक्स मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया में से पास कर रही हैं वो चेंज भी तो हो सकती हैं, कम या ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उन एरिया, अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो और लाइंस के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरह से चेंज हो सकता है, देखें फ्लक्स को चेंज को हम कहते हैं डेल्टा फाई, ठीक है। और याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है बच्चों, या तो क्या चेंज हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, ठीक है, और एरिया कांस्टेंट है तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम बी कांस्टेंट रखें और एरिया चेंज कर दें तो तब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने याद रखना है, फ्लक्स जो है चेंज हो सकता है या तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या फिर एरिया के चेंज होने से। अब आ जाते हैं फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बच्चों, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों यही हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा जो फॉर्मूला होता है बी का, मतलब ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी, तो फ्लक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू बी ए। तो यहां से हम देखें अगर बी के लिए फॉर्मूला बनाएं तो ए जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाता है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी, आपसे पूछा जाए फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है तो इस फॉर्मूले से हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है। बी जो होता है बच्चों इसको फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है, और इसको अगर हम इस फॉर्मूले के मुताबिक डिफाइन करें तो ये बनता है द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यूनिट एरिया में से कितना पास कर रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है बच्चों। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो यहां से बनता है जो कि इक्वल है बी इज इक्वल टू फाई ओवर ए, ठीक है। अब इसके अगर हम यूनिट्स देखें बच्चों तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स बी जो है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बी, उसका यूनिट होता है बच्चों टेस्ला, ठीक है, टेस्ला होता है। और अगर हम इसको सीजीएस सिस्टम के अंदर देखें, सीजीएस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास 1 टेस्ला होता है वो 10 की पावर 4 गॉसेस के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आपने मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो देखें बड़े गौर से बच्चों इसको एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए बड़े तवज्जो से आपने इसको देखना है, तो गौर से देखिएगा। कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया में से पास कर रहा है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब हो जाता है, वैल्यू इफ द प्लेन ऑफ एरिया मेक्स, यहां पे बढ़ेगा, यहां पे लिखा हुआ प्लेन ऑफ एरिया मेक्स डैश एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने जो एंगल देखना है ना
वो प्लेन ऑफ एरिया का देखना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और बच्चों उसको मैं डिस्कस करवा चुका हूं, अभी आपको बताया कि हमारे पास जो प्लेन एंगल बना रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि हमने क्या निकालना है यहाँ पे, एक्चुअली हमने यहाँ पे अल्फा निकालना है। ठीक है, तो इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, ये याद रखिएगा। देखें कैसे सॉल्व करना है आपने इसको सॉल्व करते हुए एक बात का ख्याल रखना है। वो बात क्या है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करते हुए आप वही फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज करेंगे कि मतलब हमारे पास जो फ्लक्स है, हमने फ्लक्स निकालना है। ठीक है बच्चों, मतलब एंगल निकालना है। ठीक है, और कौन सा एंगल निकालना है जहां पे फ्लक्स जो है मतलब मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमें पता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा, और मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बच्चों। मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो, तो उसका फॉर्मूला आ रहा था BA। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 पे। देखो यहाँ पे BA कैंसल्स विद BA। ठीक है, और बाकी क्या बच गया हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमने यहाँ पे थीटा मालूम करना है, तो थीटा बेटा क्या होगा, cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 बेटा क्या होता है, तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपने निकालनी, मतलब 1/2 cos की किस वैल्यू पे होता है, तो ये बच्चों आपने याद रख लेना है, इट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हमारे पास आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमने थीटा नहीं फाइंड करना था, आपसे थीटा भी पूछ सकता है, मतलब आपसे ये पूछता कि बताओ हमारे पास किस एंगल के ऊपर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को हाफ हो जाता है जब वेक्टर एरिया मेक्स एंगल। ठीक है, तो अगर वेक्टर एरिया का पूछता तो तब आना था आंसर 60, लेकिन उसने पूछा है कि प्लेन ऑफ एरिया कौन सा एंगल बनाता है बेटा, तो प्लेन ऑफ एरिया का एंगल हमें पता है बच्चों अल्फा जो है ये पूछा गया है, तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे, 90 माइनस थीटा। तो थीटा हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया हुआ है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास फिर अल्फा क्या आएगा बच्चों, तो 90 माइनस 60, तो हमारे पास अल्फा क्या आ रहा है बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री जो है इसको बच्चों याद रख लेना हमारे पास। अब देखें तो इसका क्या ऑप्शन होगा करेक्ट, 30 डिग्री। लेकिन अगर बच्चों आपने यहाँ पे गौर ना किया होता कि यहाँ पे प्लेन ऑफ एंगल के साथ, जो प्लेन ऑफ एरिया के साथ एंगल पूछा हुआ है, तो बच्चे मोस्टली इसको 60 निकाल के इसका आंसर 60 निकाल देते। ठीक है, 60 लगा देते। ये मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ते हुए वो इसमें गलती कर देते हैं कि एरिया पूछा गया है, एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, या वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो जो स्टेटमेंट होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने बच्चों पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ये तो हमने एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया, इसके अलावा आप जो हैं वो इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें कहता है कि किस ये आपसे पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √3/2 टाइम्स कब होता है, तब आप बताओ अल्फा, हमारे पास ये अल्फा कितना होगा, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि थीटा कितना होगा, ये भी बताओ। ठीक है, तो अल्फा और थीटा आपने मालूम करना है बेटा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को हाफ कब हो सकता है, तो तब भी अल्फा मतलब प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा होगा बी का वो निकालो, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप क्या निकालो, थीटा निकालो। ठीक है बच्चों, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। देखो हमारे पास अब एक देखो इसको ना, अब ये अल्फा निकालने के लिए मैं एक आसान तरीका आपको बता देता हूं। यहाँ पे बजाय हम इसको ये कैलकुलेशन करें तो इसको बेटा गौर से देखिएगा, हमने जब अल्फा निकालना है, ठीक है, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें अगर हम इसी से एक फॉर्मूला बनाएं अल्फा के लिए, देखें हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा होता है BA cos ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, BA cos ऑफ थीटा होता है बेटा। तो अगर हम यहां पे देखें अल्फा लें, यहां पे अल्फा लें, तो हमारे पास यहां पे थीटा जो हो रहा होगा, थीटा की जगह हम फिर अल्फा लें, तो अल्फा के लिए हमारे पास मतलब यहां से देखें हम यहां से अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा बेटा यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो जब आपने देखें जब आप थीटा की जगह बेटा ये पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा BA cos 90 माइनस अल्फा। अब
जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो ये पता है, और जो आप एमडी कैट के स्टूडेंट है बच्चों, आपको ये चीज याद रख लेनी है आपने। क्या होता है कि जब हमारे पास यहाँ पे कोस ऑफ थीटा आ रहा हो या साइन ऑफ थीटा आ रहा हो, और इधर यहाँ पे जो एंगल है या तो समेशन के अंदर आ रहा हो या सबट्रैक्शन के अंदर आ रहा हो, यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है कि अगर इधर एंगल 90 का मल्टीपल बन रहा है ओड। अब ओड मल्टीपल का क्या मतलब है कि इधर 1 into 90 हो जाए, 3 into 90 हो जाए, ठीक है, 5 into 90 हो जाए, तो तब बेटा जो कोस है वो कन्वर्ट हो जाता है साइन में, ठीक है। तो बच्चों जो आपने ये याद रखना है कि अब अगर हम इसको सोल्व करें, चूंकि ये 1 into 90 बन रहा है, तो जो हमारे पास कोस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा बी ए, ठीक है। तो साथ आ जाएगा, अब कोस जो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन एल्फा आ जाएगा बेटा। तो याद रख लेना बेटा इस फॉर्मूले को कि आपसे जब भी कहा जाए प्लेन ऑफ एरिया का एंगल निकालें, तो आप प्लेन ऑफ एरिया का एंगल गिवन हो या निकालें, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो कह सकता है कि किस एंगल के ऊपर, मतलब ये कहें कि प्लेन एरिया, भी इसी को देखें हम, इसी को इस फॉर्मूले की मदद से देखें अगर, तो कहता है कौन सा एंगल प्लेन ऑफ एरिया बना रहा होगा बी के साथ के इसका जो वैल्यू है हमारे पास 1/2 हो जाए। तो देखो बेटा साइन एल्फा आ रहा है, एल्फा की वैल्यू किस एंगल के ऊपर 1/2 होती है, वो होती है 30 पे। तो मतलब आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आपने आपने याद किया हुआ है, तो आपको पता है बेटा साइन 30 होगा तो उसका आंसर 1/2 आ जाएगा। और बी ए 1/2 अगर हम यहां पे देखें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा BA/2। अब BA होता है मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा होगा बच्चों, दैट विल बी 30। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप मैग्नेटिक, आप जो एंगल है अल्फा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ पढ़ने से पहले एक बात जो आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है बच्चों, दैट इज एम्पियर्स लॉ इज एनालॉगस ऑफ गॉसेस लॉ। अब एनालॉगस ऑफ गॉसेस लॉ होता है ये बच्चों, अब गॉसेस लॉ आपने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और गॉसेस लॉ किसके लिए यूज होता था, गॉसेस लॉ वाज यूज्ड फॉर टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। अगर हम बात करें एम्पियर्स लॉ की, तो एम्पियर्स लॉ किसके लिए यूज होता है बच्चों, इट इज यूज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ और उनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है वो आपने बच्चों याद रखनी है। देखिए हमारे पास फर्ज कर लें एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, दैट इज इन सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। और इसमें हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज पॉइंट P, और इस पॉइंट P के ऊपर हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद करें, रिकॉल करें इसको। तो ये था कि आपने किसी भी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होती थी तो वहां पे आप एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते थे जिसको आप गॉसियन सरफेस का नाम देते थे, ठीक है। तो अब वो और गॉसियन सरफेस की आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दैट गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू द पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए बच्चों बनाई जाती है एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन सरफेस, एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन पाथ बनाया जाता है क्लोज, ठीक है। और इसकी भी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि दैट शुड पास थ्रू द पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। अब एम्पेयर ने क्या कहा था कि फर्ज कर लें आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आप क्या करें, जो हमारे पास एम्पेरियन लूप बनाया है आपने यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बन रहा है, जो इस पॉइंट में से गुजर रहा है, तो एम्पेयर ने क्या कहा था कि अगर आप इस एम्पेरियन लूप को छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर लें और फर्ज कर लें कि हर एक पैच की जो लेंथ है दैट इज डेल्टा एल, ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, ठीक है। तो कहता है कि आप हर पैच के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें B.डेल्टा एल और सबको आप ऐड कर दें, ठीक है, उन सबका सम ले लें। तो दैट सम शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पेरियन पाथ, ठीक है। वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज। करंट इनक्लोज का मतलब क्या होगा बच्चों, जो आपने एम्पेरियन लूप बनाया है उसके अंदर कंडक्टर का जितना हिस्सा आ रहा है उसमें जितना करंट पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन पाथ हो गया बच्चों, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास समेशन ऑफ B.डेल्टा एल जो कि यहां से 1 से स्टार्ट हो रही है, n चूंकि हमने पैचेस बनाए हैं, n नंबर ऑफ पैचेस हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई क्लोज, ठीक है बच्चों। अब
हमने ये अभी एक लेक्चर के स्टार्ट में बच्चों ये पढ़ा था कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इक्वल होती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला भी बच्चों एम्पेयर्स लॉ को यूज करते हुए आता है, क्योंकि देखें अगर आप छोटे छोटे पैचेस को, यहाँ पे चूंकि सर्कुलर पाथ बन रहा है, आप छोटे छोटे पैचेस को जब ऐड करो तो जो टोटल लेंथ बन रही होती है बच्चों, जो लेंथ बन रही होती है ये सारी की सारी दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और वो हमारे पास होता है 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास अगर ये टोटल लेंथ हम ले लें तो ये जो लेंथ होती है हमारे पास इसकी जगह 2 पाई आर हो जाएगा, और ये 2 पाई आर जगह उधर जाके डिवाइड हो जाए तो दैट बिकम्स बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। अब फ्री स्पेस का क्या मतलब है बच्चों कि ये कंडक्टर है और इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाह रहे थे, और इसके दरमियान जो स्पेस है जहां से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है दैट इज फ्री स्पेस, ठीक है बच्चों। लेकिन नेक्स्ट अगर हम क्या करें, इसी पॉइंट पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर रहे हैं और इस कंडक्टर के दरमियान कोई और मीडियम प्लेस कर दें, ठीक है, मीडियम प्लेस कर दें तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो बच्चों आपने याद रखना है कि जब हमारे पास यहाँ पे मीडियम हम प्लेस कर देंगे तो तब हम क्या करेंगे, जो म्यू नॉट है उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, म्यू के साथ। अब यहाँ पे म्यू क्या चीज है बच्चों, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। अब यहाँ पे म्यू आर क्या है, म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। अब रिलेटिव परमेबिलिटी होती है बच्चों, और इसके बारे में याद रखना है कि दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब यूनिटलेस क्वांटिटी कैसे होती है, क्योंकि यहां से अगर आप म्यू आर निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट, तो इनके यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो यूनिटलेस क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपने बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि यहाँ पे जो मीडियम प्लेस कर सकते हैं वो कौन कौन सा हो सकता है। दैट मीडियम कैन बी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यहां पे प्लेस करते हैं तो होता क्या है बच्चों, इसकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो म्यू आर की वैल्यू होती है इट इज मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। और मच ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, अगर आप यहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है पी पॉइंट के ऊपर वो बच्चों एनहांस हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस करते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी चूंकि म्यू आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो इसलिए वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट विल एनहांस, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहां पे प्लेस करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बच्चों याद रखना है म्यू आर की वैल्यू इट्स लेसर देन 1, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल प्लेस करने से इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों वो जो है वो लेसर हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने बच्चों एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये बातें आपने बच्चों याद रख लेनी है फॉर द एम्पेयर्स लॉ। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोलिनॉइड के बारे में, तो उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सोलिनॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं। सोलिनॉइड क्या होता है बच्चों, इट इज आ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, टाइटली वाउंड होती है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग बच्चों। जैसे एक स्प्रिंग होता है हमारे पास, ये कॉइल भी है वो स्प्रिंग की शक्ल में होती है, ठीक है। इसको हम सोलिनॉइड बोलते हैं। अब देखते हैं कि सोलिनॉइड में से जब करंट पास करता है, हमें पता बच्चों किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि सोलिनॉइड में से जब करंट पास करेगा तो बच्चों याद रखना है कि सोलिनॉइड में जब भी करंट पास करता है तो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जस्ट लाइक बार मैग्नेट होती है, ठीक है। अब बार मैग्नेट बच्चों क्या होता है कि ये हमारे पास मैग्नेट है, बार मैग्नेट इसको बोलते हैं। इसका ये नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस तरह से बनती है इसी तरह हमारे पास सोलिनॉइड में से बनती है, ठीक है। अब जो सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बच्चों, जब इसमें से करंट पास होगा तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। मतलब एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम कैसे मालूम करने के लिए, इसके लिए बच्चों आपने याद रखना है करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। मतलब अगर हम एक सोलिनॉइड कंसीडर कर लें और इसको हम बैटरी से अटैच कर दें, ठीक है, तो फर्ज कर लो यहां से हमारे पास ये
पॉजिटिव, जो हम कन्वेंशनल करंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां से करंट पास करना स्टार्ट करता है और ये पीछे से होके ऐसे बाहर को ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन ऐसे बाहर को आ रही है बच्चों, ठीक है। तो आपने करंट की डायरेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो हम कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल हमें क्या बताता है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक आपकी जो कर्ल फिंगर्स है, अपनी फिंगर्स को आपने कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखें बच्चों, ये देखें करंट जो है, हम यहां से देखें तो करंट जो है वो ऐसे आ रहा है हमारे पास, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है करंट, ठीक है। जो सामने हमारे पास जो कॉइल्स का हिस्सा नजर आ रहा है, कॉइल का जो हिस्सा नजर आ रहा है उसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक कि आपने फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो देखें करंट ऐसे बाहर को आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसकी तरफ आपने मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन की तरफ आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो राइट हैंड ग्रिप रूल ये कहता है कि अगर आप फिंगर्स को कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो बच्चों आपका जो थंब होता है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, ठीक है बच्चों। तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम करनी है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इसकी एक और ट्रिक याद रखनी है, अगर आप सोलिनॉइड को अपने सामने रखें और उसके अंदर जो करंट है फर्ज कर लो वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चों याद रखना है, तो अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो आपकी तरफ, मतलब जहां से आप देख रहे हैं उस तरफ जो है वो नॉर्थ पोल बन रहा होगा। क्योंकि अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो आप देखें ऐसे फिंगर्स को कर्ल करें तो आपका जो थंब होगा वो आपकी तरफ होगा, उससे आपकी तरफ मतलब नॉर्थ पोल बन रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बच्चों चंद बातें हैं, हम जो है टेक्निकल बातें हैं जो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं वो याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है बच्चों कि अगर हम बात करें कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखें यहाँ से नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती है, ठीक है। अब देखें ये जो आउटसाइड है ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों वो आपने याद रखना है दैट इज जीरो, नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, तो हम उसको जीरो के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात कि जब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो होती है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखनी है बच्चों, जो कि क्या है नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल बात है, आपने याद रखना है बच्चों। दूसरा हम बात करें अगर इनसाइड के, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड यहाँ पे पैदा होती है तो बच्चों याद रखना है कि इस सोलिनॉइड के इनसाइड देखें, इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू होती है, वो इनसाइड में होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक बच्चे आपने एमसीक्यू जो है वो बच्चे जो है उसकी गलती कर देते हैं अक्सर, क्योंकि नॉर्मली हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ली जाती है, लेकिन ये यहाँ पे एक टेक्निकल बात आपको बच्चों ने याद रखनी है आपने, वो क्या है कि सेंटर में बच्चों, सेंटर में देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो ये बात आपने बच्चों याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सेंटर में यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रांग होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखें कि जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आप मालूम करते हैं, उसकी वैल्यू मालूम करते हैं, तो उसका फॉर्मूला बेटा होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई कि हमें ये फॉर्मूला क्या बताता है कि जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन देखते हैं अभी क्या होता है, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, एन की वैल्यू ज्यादा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। अब एन क्या है बच्चों, एन यहां पे हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक कोई आप यूनिट लेंथ ले लें यहां पे हमारे पास, तो यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आ रही हैं, देखें ये टर्न है ना, ये एक टर्न 2 3 4, तो अगर हम यूनिट लेंथ ले लें तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आ रही हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एन, ठीक है। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू एन ओवर एल, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो हम स्मॉल एन की जगह ये अगर पुट करें तो बेटा क्या होता है हमारे पास, बी जो होता है देखें दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यूनिट लेंथ, ठीक है, जो हम जो लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जितनी आप लेंथ ज्यादा लेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब आपने एक यूनिट लेंथ ली है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, मतलब वो क्लोजली पैक्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों ज्यादा हो जाती है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज टाइप करते हैं हम, ठीक है। अब देखें कहता है कि अगर हम फर्ज कर लो हमारे पास हमने एक सोलिनॉइड कंसीडर किया जिसकी
जो नंबर ऑफ टर्न्स थी वो एक सोलिनॉइड जो है उसकी नंबर ऑफ टर्न से हाफ कर दी, ठीक है। अब उसकी नंबर ऑफ टर्न जब हाफ होगी तो इसका मतलब लेंथ उसकी हाफ, लेंथ भी हमने हाफ कर दी, ठीक है। जब लेंथ हाफ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ होगी। तो कहता है जब लेंथ को हाफ कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ हो गई, तो इसके बाद बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी। तो देखें आपसे ना इससे रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है बच्चों। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को आप 3 टाइम कर दें, 4 टाइम कर दें, ठीक है। लेंथ को आप जो है उसके मुताबिक चेंज कर लें। तो आपने हमेशा याद रखना है, इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के हम आसानी से मालूम कर लेंगे। इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी B प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट N प्राइम ओवर L प्राइम, ठीक है, I। अब जो N प्राइम है हमारे पास वो क्या है, N ओवर 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न जो है उसको हाफ कर दिया आपने, ठीक है। और L प्राइम है उसको भी आपने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया, लेंथ 2 हाफ कर दिया। तो देखें यहां पे बच्चों अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 2 से कैंसिल हो जाता है और बाकी हमारे पास बच जाता है, बाकी हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट N ओवर L I, ठीक है। एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू B, ठीक है। तो मतलब एक सोलिनॉइड थी उसको आपने हाफ किया, उसकी लेंथ हाफ होगी और लेंथ हाफ होने के साथ साथ उसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ हो गए, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं आएगा। दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर बच्चों, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है बेटा। तो अब इसके अलावा जो है कुछ टेक्निकल बातें इसके हवाले से जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम सोलिनॉइड से रिलेटेड ही हम चंद पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखें बच्चों, कहते हैं कि अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसमें हम क्या ले रहे हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ सोलिनॉइड्स ले रहे हैं, कि मतलब एक की बजाय हम 2 या 2 से ज्यादा सोलिनॉइड्स, मोस्टली हम 2 ही सोलिनॉइड्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब 2 सोलिनॉइड्स ले रहे हैं। सबसे पहले यह है कि वो कोएक्सियल है, मतलब एक ही लाइन पे पड़ी हुई, उनका एक्सिस एक ही है, एंड करंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो 2 सोलिनॉइड है हमारे पास बच्चों और दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है और एक ही एक्सिस के ऊपर, एक ही लाइन पे ऊपर पड़ी हुई है। तो क्या होगा बेटा, देखें एक ये सोलिनॉइड है, उसी लाइन में दूसरा सोलिनॉइड है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। फर्ज कर लो करंट की डायरेक्शन ऐसे हमारी तरफ बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए तो करंट की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक इधर नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए तो इधर भी, इधर इस तरफ जो है नॉर्थ पोल बन रहा होगा, लेकिन दूसरी साइड पे इसके साउथ पोल बन रहा होगा। तो देखें बेटा, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो दोनों ये ऑपोजिट पोल्स की वजह से ये दोनों कॉइल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो सोलिनॉइड्स अट्रैक्ट करती हैं जब हमारे पास दोनों एक्सियल को एक्सियल पड़ी हो और दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो। तो ये बच्चों याद रखना, सोलिनॉइड जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। आप इसको फिजिकली ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कि हमारे पास अगर हमारे पास 2 सोलिनॉइड्स हैं वो कोएक्सियल ही हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उनमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो इस सूरत में बच्चों सोलिनॉइड जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, ठीक है। कैसे रिपेल करें इसको फिजिकली देखें। तो फर्ज कर लो ये सोलिनॉइड, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो इसका नॉर्थ पोल इधर बनेगा, साउथ इधर बनेगा। अब यहां पे देखिए बच्चों, फर्ज कर लो इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो हमारे पास नॉर्थ पोल इधर बनेगा और साउथ इधर बनेगा। तो देखें यहां पे जो हमारे पास सेम पोल्स हैं एक दूसरे के सामने आ गए, तो इन सेम पोल्स की वजह से ये दोनों सोलिनॉइड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब हम उनको कोएक्सियल नहीं रखते बल्कि दोनों को पैरेलल रख देते हैं। अगर हमारे पास 2 सोलिनॉइड्स हैं उनको हमने पैरेलल रख दिया। अब पैरेलल रख दिया और दूसरा ये कि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और करंट की डायरेक्शन सेम है। तो अब क्या होगा, तो बच्चों सोलिनॉइड्स विल रिपेल। कैसे रिपेल करेंगे, देखें ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है, उसके पैरेलल दूसरी सोलिनॉइड है, ठीक है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। तो इसमें करंट डायरेक्शन जो है फर्ज कर लो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इसका नॉर्थ पोल इधर बन रहा है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो इधर नॉर्थ पोल होगा। तो देखें हमारे पास सेम पोल जो है एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो इनकी वजह से ये क्या करेंगे बच्चों, दिस विल रिपेल, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अब देखें नेक्स्ट, अगर हमारे पास 2 सोलिनॉइड्स हैं उनको हमने पैरेलल ही रखा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन जो है उसको आप जो है ऑपोजिट कर दें, ठीक है। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, सोलिनॉइड जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। कैसे अट्रैक्ट करती हैं इसको भी फिजिकली देखते हैं। सोलिनॉइड में करंट की डायरेक्शन देखें इस तरह, इसमें सोलिनॉइड में करंट की डायरेक्शन कुछ यूं है तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ यूं है तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा। अब देखें बच्चों यहां पे क्या हो गया, ऑपोजिट जो हमारे पास पोल्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए, तो एक ऑपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को
अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक सोलिनॉइड थी, उसके अंदर हमने एक और सोलिनॉइड ले ली। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारे पास सोलिनॉइड है, उसके अंदर एक और सोलिनॉइड है, उसको आपने प्लेस कर दिया, तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इस अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो एक सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ये होगी, दूसरी की मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। तो जो दोनों की कंबाइन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो बच्चों क्या हो जाएगी? उन दोनों का सम के इक्वल होगी। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएगी इन अदर केस। ठीक है, नेक्स्ट सोलिनॉइड विद सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर ही आपने सोलिनॉइड कंसीडर कर लिया, लेकिन यहां पे आपने क्या किया? करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कंसीडर कर ली। अब क्या होगा बच्चों? एक सोलिनॉइड में करंट की डायरेक्शन यूं है तो इसका नॉर्थ पोल इधर बनेगा, दूसरे में करंट की डायरेक्शन यूं है तो उसका नॉर्थ पोल इधर बनेगा। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और दो वेक्टर जो हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो तो दे विल कैंसिल ईच अदर, तो एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चों वो जीरो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। होप सो कि आप जो है मैग्नेटिक फील्ड से मुतालिक अब इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो हमने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो आपके जहन में बैठ सके। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एक चार्ज मूव कर रहा है तो उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और इसकी डेरिवेशन, ये इसका फॉर्मूला ये होता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q पॉजिटिव नेगेटिव एंड इट इज इक्वल टू V क्रॉस B। ठीक है, इसकी बच्चों की डेरिवेशन की थी आपने, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब चूंकि मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है क्योंकि करंट जो है, जो कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड देखें तो इसको जब ओपन करते हैं तो साथ साइन थीटा आ जाता है, हमें पता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड देखें तो मतलब यहाँ पे वेक्टर नहीं है, सिर्फ हमने स्केलर इनकी वैल्यू ले ली है, मैग्नीट्यूड ले ली है। ठीक है, अब यहाँ क्या याद रखना है बच्चों कि यहाँ पे जो थीटा है, कि जो थीटा है हमारे पास एंगल, दैट एंगल इज बिटवीन V एंड B। ठीक है, मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान बच्चों आपने एंगल कंसीडर करना है जब भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये आपको पता है कन्वेंशन है कि अगर हमारे पास क्रॉस लगा हो, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में बनाई है हमने, क्रॉस लगा हो तो क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। ठीक है, और अगर डॉट लगा होता है तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाज आउट ऑफ पेज। तो ये आपने बच्चों याद रख लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, और हमारे पास यहाँ पे आपने जो चार्ज है उसको ऐसे इसकी तरफ ऐसे मूव करवाया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर फोर्स लगती है। ठीक है, अब देखें, अगर हम बच्चों देखें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अगर हम यहाँ पे चार्ज की, कोई चार्ज की बजाय इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लगेगी दैट विल बी माइनस EVB साइन ऑफ थीटा। और अगर हम प्रोटॉन पे बात करें तो प्रोटॉन पे चूंकि बच्चों जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स हमारे पास आ जाएगी F इज इक्वल टू प्लस EVB साइन थीटा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपने याद रखनी है, वो ये है कि अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर हम प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करवाते हैं तो इसके ऊपर फर्स्ट को फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, ये ऐसे नीचे को आ रहा है और सर्कल में मूव कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स जो है वो ऑपोजिट होगी, मतलब प्रोटॉन पे अगर फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी? अपवर्ड लगेगी। ये बच्चों आपने याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों पे फोर्स की ऑपोजिट होगी। ठीक हो गया, तो इसी को मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए मजीद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा, और मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, हमने कुछ की पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और डिस्कशन देखें कि जो मैग्नेटिक फोर्स आ रही है हमारे पास वो जीरो कब हो सकती है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो वो जीरो कब हो सकती है कि देखो जब Q जीरो हो जाए, चार्ज जीरो हो जाए, तो जब चार्ज ही कोई नहीं है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म कर दो, B जीरो है, जब भी फोर्स जीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास बच्चों जो थीटा है वो 0 डिग्री बन रहा हो या 180 डिग्री बन रहा हो, चूंकि बच्चों इसके फॉर्मूले के अंदर इसका फॉर्मूला है, इसमें हमें पता है कि साइन थीटा आता है हमारे पास। इस फोर्स का फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम लिखें कि QVB साइन थीटा, चूंकि इसके अंदर थीटा साइन थीटा आता है और साइन 0 और साइन 180 जो होता है बच्चों वो 0 होता है, तो हमारे पास फोर्स को भी वो 0 कर देगा। और दूसरा कि जो हमारे पास चार्ज है अगर मूव नहीं कर रहा उसकी वेलोसिटी 0 है तब भी ये 0 है। नेक्स्ट देखिए कि ये जो फोर्स होती है बेटा वो मैक्सिमम कब होती है?
ये फोर्स बच्चों मैक्सिमम कब होगी, जब हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाएं किस एंगल के ऊपर, 90 के एंगल के ऊपर, ठीक है। चूंकि इसके अंदर इस फॉर्मूले में साइन इन्वॉल्व हो रहा है, साइन थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 90 डिग्री पे होती है, तो इसलिए 90 पे इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो भी हमारे पास मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे आप साइन 90 पुट कर देंगे, साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू QVB, ठीक है। अब देखें इससे रिलेटेड कोई भी आपसे एमसीक्यूज बेटा पूछा जा सकता है। देखें अब देखें एक एमसीक्यूज हम करते हैं इससे रिलेटेड, कहता है कि एट विच एंगल द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को हाफ किस एंगल पे होगी, तो बेटा देखें आप इसको सॉल्व करें, देखें इसके फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है ना, और मैक्सिमम वैल्यू होती है QVB, ठीक है। तो आप देखें बच्चों, आपने ये देखना है कि थीटा, साइन थीटा की जगह आप कौन सा एंगल पुट करें कि साइन की वैल्यू 1/2 आ जाए। तो बेटा देखें, अगर आप देखें सबसे पहले 30 को, तो साइन 30 की वैल्यू लें बच्चों, तो साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2। जब आप 1/2 को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा QVB/2, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी, ये उसका हाफ हो गया, तो व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, हमारे पास 30 डिग्री बन रहा होगा। ये एक हमारे पास एक शॉर्ट एक हमने न्यूमेरिकल किया, इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है किस एंगल के ऊपर जो मैग्नेटिक हमारे पास फोर्स है वो अपनी मैक्सिमम फोर्स का, फर्ज कर लो मैक्सिमम फोर्स का √3/2 टाइम्स जो हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम फोर्स का, ठीक है। ये भी आप याद रख लें, या कुछ भी वैल्यू पूछी जा सकती है, जस्ट यू ऑल नीड टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स आ रही है जो चार्ज पे लगती है, उसकी बेटा हम जो है डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, तो डायरेक्शन हम मालूम करते हैं, ये 3 रूल जो हैं आपने याद रखने बच्चों। सबसे पहले राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड रूल वही है जो वेक्टर्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास वेक्टर फॉर्म अगर हम इसकी देखें तो दैट इज F इज इक्वल टू QV×B, ठीक है। अब राइट हैंड रूल ये कहता है कि अपने आप फिंगर्स को स्ट्रेट रखें, ये वाले पहले वेक्टर की तरफ मतलब V की तरफ, और उसको रोटेट करें सेकंड वेक्टर की तरफ जो मतलब B की तरफ, तो जो आपका इरेक्टेड थंब होगा दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स बन रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल ये होता है बच्चों कि आपने राइट हैंड, ये हमारे पास पाम रूल किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है कि अगर आपके पास ये फिंगर्स जो हैं, ठीक है, आपने अपने हाथ को इस तरह से एक्सटेंड करना है, और आपकी जो फिंगर्स हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है, और आपका ये जो थंब है बच्चों अगर ये करंट की डायरेक्शन में होगा, तो ये मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द पाम, ठीक है। राइट हैंड पाम ये रूल ये होता है बच्चों, ठीक है। एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सबसे इजी टू फर्निश फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक बच्चों आपने क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर और अपने थंब को इस तरह से रखना है कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपके जो मिडिल फिंगर है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो बच्चों आपका जो थंब होगा दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो आप इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स क्या वर्क करती है कोई, ठीक है, क्या वर्क होता है इससे बच्चों, तो देखें बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 वर्क करती है। क्यों 0 वर्क करती है, क्योंकि बच्चों देखो हम अगर देखें वर्क का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास कि वर्क निकालने के लिए बच्चों आप क्या करते हो, फॉर्मूला लगाते हो W इज इक्वल टू, मतलब यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं W इज इक्वल टू FD cos थीटा आता है बच्चों, ठीक है, FD cos थीटा आता है। अब देखें बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या देखा हमने कि V और F के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, ठीक है। तो देखें जब एंगल 90 बन रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0 होता है, तो उसका मतलब ये फोर्स कोई वर्क नहीं करी होगी, वर्क का जो आंसर हो रहा है वो 0 आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, अगर हमारे पास जो थीटा है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसको मजीद इंप्लीमेंटेशन करते हैं इसकी, अगर ये फॉर्मूला अगर हमारे पास देखें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, ठीक है, मतलब
थीटा जो है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और अगर आप क्या करो चार्ज को इसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या इसके ऑपोजिट मूव करवाओ, ठीक है, तो हमारे पास जो पाथ बन रहा होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास पाथ बन रहा होगा। और नेक्स्ट देखें, मतलब चार्ज मूव कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन में, ऐसे मूव कर रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, सीधा जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, स्ट्रेट पाथ बन रहा है। नेक्स्ट है अगर हम थीटा को बना दें बच्चों, थीटा अगर कर दें 90 डिग्री, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनटू द पेज है, फर्ज कर लें, ठीक है, इनटू द पेज है ये फर्ज कर लें, और आप चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट कराते हैं, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा होगा बच्चों 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो हमारे पास जो पाथ बनता है दैट इज सर्कुलर पाथ, ठीक है, और जो चार्ज होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जो थीटा है बच्चों अदर देन दीज 3 वैल्यूज 0 डिग्री 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इन 3 वैल्यूज के अलावा थीटा की कोई भी वैल्यू होगी, वहां पे हमारे पास जो पाथ बनेगा दैट विल बी हेलिकल बच्चों, ठीक है। इसके बारे में आपने याद रखना है कि पाथ जो होगा वो हेलिकल होगा, मतलब इस तरह से पाथ बनेगा, चार्ज जो है वो इस तरह से मूव कर, ठीक हो गया बच्चों। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चों। इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज हम आगे करते हैं, आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा मैक्सिमम, ठीक है। सो अब इसी बोर्ड के ऊपर बच्चों देखें हमने लिखा है वो लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है? लॉरेंट्ज फोर्स ये होती है कि बच्चों अगर आप एक चार्ज को प्रोजेक्ट करवाते हो एक ऐसे रीजन के अंदर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो, तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है कि जो हमारे पास जो चार्ज पे फोर्स लग रही होती है वो दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल आती है, ठीक है। मतलब लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू क्यू, मतलब ये एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी रिटन एज क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है बच्चों। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स है, इसके बारे में याद रखना है आपने। चंद एमसीक्यू जो है हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर करते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने टॉपिक्स किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, तो आप उन टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास एक एमसीक्यूज है, कहता है कि इफ फॉर अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड द करंट इज डबल्ड देन द न्यू मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स। अगर सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक जो मतलब करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हम डबल कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बच्चों हमने पढ़ा, इसका फॉर्मूला पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड होती है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप करंट को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बिकम डबल, ठीक है। तो ये आपने सिंपल ट्रिक याद रखनी है कि चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर आप इसको 2 टाइम्स कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी बच्चों? 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 4 टाइम बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड भी 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो व्हाट वुड बी द आंसर? तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी? ट्वाइस, डबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों, कहते हैं कि हीलियम एटम, गौर से एमसीक्यूज के लिए बच्चों स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस बच्चे को स्टेटमेंट समझ आ जाती है उसके लिए एमसीक्यू जो है वो बहुत इजी हो जाता है। तो गौर से देखें, कहता है हीलियम एटम इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, देन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट will become half of maximum if the angle of projection is। तो कहता है कि अगर हम एक हीलियम एटम को प्रोजेक्ट करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो कहता है उस हीलियम एटम पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को हाफ की एंगल पे हो जाएगी। तो बेटा देखें अब इसने ना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 30, 60, 45 एंड नॉट पॉसिबल। तो देखें जो तो बच्चे जो हैं मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला जिन्होंने याद किया तो वो फौरन ये फार्मूला लगाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो क्यू वी बी साइन थीटा की इक्वल होती है। वो फौरन से देखेंगे थीटा की इस एंगल के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है हाफ आता है, तो वो 30 को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे बात हो रही है हीलियम एटम की। अब देखो बेटा एटम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए चार्ज हमारे पास होना जरूरी है, लेकिन एटम पे तो कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज होता है। तो जब आप एटम को एंटर करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में
तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या आंसर होगा फिर इसका? नॉट पॉसिबल एज इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगती क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, आप चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस हाफ ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन इट एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ। जी बेटा, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है, तो इसकी ऑप्शन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि किस एंगल पे एक चार्ज के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाती है। अब देखो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल, मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा। तो बेटा सिंपली क्या करना है आपने, वही मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अभी हम पढ़ के आए हैं, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली अब देखें इसको कि देखें थीटा जो है, साइन थीटा जो होता है वो कहाँ पे किस एंगल के ऊपर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, अगर हम देखें साइन 30 पे, तो हमें पता है साइन 30 जो होता है 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, साइन 30 के ऊपर इसका जो आंसर होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाती है मैग्नेटिक फोर्स। ये बेटा आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी आपको जो है वो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, मतलब कब जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √3/2 टाइम्स हो जाता है, कब जो है डबल हो जाती है, मतलब एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने बेटा फार्मूला को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, चार्ज टू मास रेशियो तो सब डिस्कस करते हैं। चार्ज टू मास रेशियो आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। तो बेटा चार्ज टू मास रेशियो को हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय J.J. थॉमसन इन 1897। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशियो जो थी वो किसने मालूम की थी, J.J. थॉमसन ने 1897 के अंदर। ठीक है, अब देखें क्या इसने क्या किया। तो ये हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस हमने बनाया है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो देखें बेटा, जब इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है जो कि इसको सर्कल में घुमा देती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जब इसने इसको इस तरफ प्रोजेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगी, फोर्स लगी, और उसने इसको स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट कर दिया, इसको सर्कल में घुमा दिया। ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर जब इधर आया तो देखें इधर जब जाएगा तो तब भी इस पे जो फोर्स लगेगी वो जो है इसके परपेंडिकुलर लगेगी। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमने डिस्कस किया था 3 रूल होते हैं। तो हम इजीली फर्निश्ड जो हमारे पास है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, उसको यूज कर लेते हैं। देखें तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन किसके लिए आती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इस पे जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे पास फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका पार्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और जब ये यहाँ पे आएगा तो देखें इस पॉइंट पे जब आता है तो अभी भी देखें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट के अलोंग डाउनवर्ड है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस तरफ लग रही होगी, लेकिन ये किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए था। चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इनटू द मतलब अंदर की तरफ लग रही होगी। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों जब ये यहाँ पे आएगा तो फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही होगी और इसको रोटेट कर देगी, तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्कल में घूम जाता है। ठीक है, तो अब चूंकि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो इसके ऊपर फोर्स जो लगती है वो मैग्नेटिक फोर्स होती है, और वही मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या कर रही है, सर्कल में घुमा रही है। ठीक है, तो अब वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे लग रही है वो हम उसको प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो सर्कल में घूम जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय
मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी और इनको हम इक्वेट करें तो देखें बच्चों, सेंटीपिटल फोर्स होती है mv²/r और मैग्नेटिक फोर्स होती है EVB। ठीक है, EVB हमने क्यों लिखा, चूंकि एंगल 90 बन रहा है और इसके साथ साइन आता है, एंगल 90 बन रहा है तो एंगल साइन 91 होता है। ठीक है, तो हमने EVB लिख लिया। अब यहाँ पे देखें बेटा कि जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो एक वेलोसिटी से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और आप क्या करें, यहाँ पे मैथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे लाके डिवाइड कर दें तो ये बन गया E/m। ठीक है बेटा, और हमारे पास E/m आ गया और B जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे आके इससे डिवाइड हो गया, तो इधर V एक कैंसिल हो गया, बाकी इधर एक V बच गया, तो E/m हमारे पास आ गई। E/m की का फॉर्मूला आ गया V/dr आ गया बेटा। ठीक है, अब अगर हमें वेलोसिटी पता है, रेडियस पता है जो सर्कल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता है, तो हम इस फॉर्मूले से क्या मालूम कर सकते हैं, E/m रेशियो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको नहीं पता था तो इसने कैसे मालूम की वेलोसिटी की वैल्यू और रेडियस कैसे फाइंड आउट किया। तो देखें बेटा, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए इसने क्या किया कि एक ट्यूब के अंदर एक लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। ठीक है, और इस हाइड्रोजन गैस के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाया। ठीक है, और उस ट्यूब को इसने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन जब प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर, तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में आया है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट कर देगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जब उसको रोटेट करती है तो ड्यूरिंग रोटेशन वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करता है और कोलिजन से क्या होती है बच्चों, लाइट पैदा होती है। ठीक है, कोलिजन से लाइट पैदा होती है जो कि विजिबल बना देती है पाथ को। तो अब इसका जो रेडियस है उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो उसने इस तरीके से रेडियस जो है उसको मालूम किया था। वेलोसिटी के लिए देखें कि जो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है वो हमें पता है वो कैसे, मतलब वो एक्सेलरेट कैसे होता है, वो एक हम उसको वोल्टेज जिसको इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ये हासिल करता है दैट इज इक्वल टू E/v। ठीक है, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम पुट करें तो 1/2 mv² होता है एंड दैट इज इक्वल टू EV। अब हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, तो वेलोसिटी के लिए क्या करता है, 2 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, m नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास v² बच रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर को कैंसिल करें, तो स्क्वायर कैंसिल करने दोनों तरफ इधर स्क्वायर को कैंसिल करना हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इस सारे के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो हमारे पास v यहाँ पे आ जाती है, v इज इक्वल टू √2EV/m। अब इस वैल्यू को अगर बच्चों आप पुट कर दें यहाँ पे वेलोसिटी के फार्मूले में, यहाँ पुट कर दे तो हमारे पास फाइनली E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास फाइनल रिलेशन आता है दैट इज E/m इज इक्वल टू 2 टाइम्स V/b² r²। ठीक है बेटा, तो ये आपने फार्मूला याद रख लेना है। ये भी फार्मूला है हम मालूम कर सकते हैं, इससे भी E/m रेशो मालूम कर सकते हैं और ये इस फार्मूले से भी E/m रेशो मालूम कर सकते हैं। और बेटा याद रख लेना है, ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इस वैल्यू को बेटा आपने याद रख लेना और इसका यूनिट ये याद रख लेना है। तो E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो क्या है हमारे पास 1.75 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, कूलम पर किलोग्राम, चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ये मैस है, मैस का यूनिट केजी होता है, तो कूलम पर केजी। ठीक है, अब यहाँ बेटा एक की पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, प्रोटॉन की उससे कम होती है, अल्फा पार्टिकल की उससे कम होती है और न्यूट्रॉन की जो है वो सबसे कम होती है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो वो जीरो होती है, मतलब वो सबसे कम होती है इन पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो फर्दर डिस्कशन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर को। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, हमारे पास एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, देखें बॉक्स होता है और इसके अंदर हमारे पास दोनों फील्ड्स मौजूद होती हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब हमने क्या करना है कि खास डायरेक्शन के अंदर हम वेलोसिटी को, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक खास डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या किया, देखें
अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्ज कर लो या चार्ज कोई भी एंटर होता है, तो अगर तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हमारे पास चार्ज जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये अपवर्ड डायरेक्ट हो जाएगा। तो होता है क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर बच्चों दोनों जो हमारे पास ये जो फील्ड्स होती हैं इनकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है वो ऐसी रखी जाती है कि इसके ऊपर जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो बच्चों जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो अब पार्टिकल का पार्ट डिफ्लेक्ट नहीं होगा। पार्टिकल डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड एंड पास थ्रू सिलेक्टर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वो इस तरफ नहीं जाएगा, ना डिफ्लेक्ट होगा, ना ऊपर को डिफ्लेक्ट होगा, बल्कि स्ट्रेट वे में मूव कर जाएगा। और ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास दोनों फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रही हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाती है तो देखें बच्चों, मैग्नीट्यूड सेम हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इनका अगर हम वैल्यू लिखें तो क्यू वी बी एंड क्यू बी, यहाँ पे क्यू क्यू से कैंसिल हो गया। और अगर हम वेलोसिटी देखें बच्चों, तो अब पार्टिकल जो स्ट्रेट सीधा मूव कर रहा है, डिफ्लेक्शन उसमें नहीं आ रही, उसकी वेलोसिटी जो है बच्चों हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन v इज इक्वल टू ई ओवर बी। ठीक है, अब हम बच्चों डिस्कस करते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें क्या करते हैं, कहाँ यूज होती है, चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होती है। मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम भेजना चाहते हैं तो उनको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। ये हमारे पास डिवाइस साइक्लोट्रॉन इसको बोलते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन गन जैसे होती है बच्चों। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन जो है, फर्ज कर लो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज जो है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो हमें पता है कि वो जब वो एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर देती है और सर्कल में घुमा देती है। ठीक है, अब अगर बच्चों वो जो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की या फिर उस चार्ज पार्टिकल की का टाइम पीरियड देखना चाहते हैं और फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं, तो उनके हमारे पास फार्मूला क्या होंगे, तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा बच्चों। अब टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, हमें पता है T इज इक्वल टू एस ओवर वी। ठीक है, अब जब बच्चों पार्टिकल जो है वो पूरे सर्कल में रिवॉल्व करेगा, तो पूरा एक सर्कल मुकम्मल करेगा, तो उसकी जो टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, जो कि इक्वल होता है 2 पाई आर के। ठीक है, तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वी आर है। अब बच्चों यहाँ पे ये रिलेशन रिकॉल करें, देखिए हमने कहा था कि यहाँ पे देखें कि दोनों फोर्सेस यहाँ पे ये हमने रिलेशन पढ़ा, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर हम वी को कैंसिल कर दें और यहाँ से आर निकाल लें बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से v कैंसिल हो गया, आर को इधर ले और क्यू बी जो है नीचे आ जाएगा, तो ऊपर एम वी बच जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा क्यू बी, आर इधर आ गया। ठीक है, तो आर की जगह हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एम वी ओवर क्यू बी। तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है और यहाँ पे आर आ रहा है। अब आर की जगह बच्चों हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, अगर हम आर की जगह ये वाला फार्मूला पुट करें तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाता है बच्चों, दैट इज 2 पाई एम ओवर क्यू बी आ जाता है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होता है उसकी डिपेंडेंस बच्चों मैथ पे होती है, क्यू पे होती है, बी पे होती है। ठीक है, और इसी तरह हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि मतलब जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो गया है तो वो 1 सेकंड के अंदर कितनी रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों वो टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। ठीक है, एंड दैट विल बी, यही फॉर्मूला जो है मतलब उसको इनवर्स कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्यू बी ओवर 2 पाई एम। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब आपने याद रखी हैं। अब हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे चंद रिलेटेड MCQ जो हैं उसको डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। हमने कुछ रैंडमली कुछ MCQ जो हैं, जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखें, कहता है E/m रेशियो ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय। तो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो उसकी जो हमारे पास E/m रेशियो हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो बच्चों जब हम चार्ज इसकी डेरिवेशन कर रहे थे E/m की, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला ये वाला आया था। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये वाला बना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो सकता है और ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं है। अब इसका मतलब हमारे पास डी ऑप्शन है कि जिसके अंदर ये दोनों आ रहे हैं, हमारे पास ये भी यूज हो सकता है, ये भी हो सकता है।
तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? डी, बोथ ए एंड बी, दोनों को हम यूज कर सकते हैं ई ओवर एम रेशियो निकालने के लिए। नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, तो ये जब ई ओवर एम इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आपको इसकी वैल्यू मैंने कहा था इसको याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में आएगी। तो बच्चों ये देखें ऑप्शन हमारे पास ये गिवन है, तो देखें तकरीबन सारी एक जैसी वैल्यूज लिख रही हैं, लग रही हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ स्टार्ट पे ये वाली याद कर लेते हैं, 10 की पावर याद कर लेते हैं, लेकिन वही यूनिट्स को मिस कर देते हैं, ठीक है, या फिर ये वाली वैल्यू याद कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि प्लस होना है या माइनस होना है। तो ये याद कर इस तरह की वैल्यूज होती हैं बच्चों, वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से इनको याद करना है, ठीक है। तो क्या आंसर था हमारे पास? दिस वाज द आंसर बच्चों, कि जो ई ओवर एम रेशियो होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो पास पेपर से हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एमसीक्यूज है, ई ओवर एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, ठीक है, मतलब ई ओवर एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, किस फॉर्मूला से मालूम कर सकते हैं। तो देखें बच्चों, ई ओवर एम इज इक्वल टू 2v ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें आगे दूसरी ऑप्शन देखें, पहली ऑप्शन में आपको पता चल गया कि ये ठीक है, तो अब दूसरी ऑप्शन में देखेंगे कि दूसरी कोई ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो ये बाकी सारी ऑप्शन देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला जो है वो ई ओवर एम रेशियो का नहीं है, तो आपको पहले ही आंसर मिल गया कि ये वाला फॉर्मूला जो है जो आपने याद किया होगा, तो हम इसको यूज करते हुए ई ओवर एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें बेटा, कहता है कि एक न्यूट्रॉन है, बड़े गौर से एमसीक्यूज को देखिएगा बेटा, एक न्यूट्रॉन है जिसका मास जो कि मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल लिया गया है, इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला विद स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज मैक्सिमम फोर्स ऑन द न्यूट्रॉन? और बच्चों हमें पता है कि जब चार्ज एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड पे तो उस पर फोर्स लगती है। अब कुछ बच्चे होंगे ये वैल्यू दी है, इसको फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू जो है निकालना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो समझदार है, जिनको कॉन्सेप्ट है, तो वो ये देखें बच्चों, ये न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे क्या कोई चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो इसका मतलब जब न्यूट्रॉन एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो जो जिन्हों के बच्चों ने कॉन्सेप्ट होगा तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे, कैलकुलेशन किए बगैर डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो डी, हमारे पास जो है सी, मतलब 0 इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे उससे रिलेटेड जो कंटेंट था वो हमने उसको डिस्कस किया, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी किए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर को सुनिएगा और जितने टॉपिक हमने कवर किए हैं उनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज पॉसिबल बनते हैं उनको मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।